सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। अनामिका और वीरेंद्र की शादी को अभी बस 1 साल ही हुआ था। अनामिका के ससुराल में जेठ और जेठानी के सिवा और कोई भी नहीं था, जो कि देहरादून में रहते थे। अनामिका के जेठ देहरादून में एयरफोर्स में सर्विस करते थे और अनामिका के मायके में मम्मी पापा, 2 छोटे भाई बहन थे और उन्हीं के साथ अनामिका रहती थी। इसलिए ससुराल में अनामिका को बहुत खाली खाली लगता था। अनामिका की कॉलोनी में कुछ ऑफिसर्स की मिस के यहाँ किटी पार्टी होती थी। अनामिका ने सोचा मैं भी किटी पार्टी को ज्वाइन कर लूं, इससे मेरा मन भी लगा रहेगा। और अनामिका ने किटी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब अनामिका का दिन आराम से व्यतीत होने लगा। एक दिन वीरेंद्र ऑफिस से घर आया तो अनामिका को उसने बताया कि उसका तबादला हल्द्वानी हो गया है। तुम सारे सामान को पैक करवाओ, मैं पैकर से बात कर देता हूँ। आज कल घर पर आकर वो सारा सामान पैक कर, तुम बस उन पर ध्यान रखना। हल्द्वानी जाकर मुझे 7 दिन में ऑफिस का चार्ज लेना है। तुम भी मेरे साथ चलोगी? इसलिए मैंने वहां के एक स्टाफ को कहा है कि मेरे लिए कोई मकान देखिए, अच्छा सा। यदि ऑफिस का क्वार्टर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो बाहर मिल जाए वह भी चलेगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को साथ मैनला रहा हूं। पता चला कि हल्द्वानी के ऑफिस क्वार्टर खाली नहीं थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस क्वार्टर के पास में ही एक मकान खाली था, जिसमें 2 कमरे, रसोई घर, स्नान घर और ब्राड और आंगन था। किराया भी ठीक था। वीरेंद्र ने सोचा जब तक ऑफिस का क्वार्टर खाली नहीं होता तब तक किराए के मकान में फैमिली के साथ रह लेंगे। ऐसे तो वीरेंद्र को गेस्ट हाउस मिल जाता, लेकिन उसमें फैमिली रखने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए वीरेंद्र ने मकान को किराए पर ले लिया और मकान मालिक को किराए की अग्रिम राशि यानी कि एडवांस दे दिया। अनामिका और वीरेंद्र सारे सामान को लेकर हल्द्वानी पहुंचे और अपने सारे सामान किराए के मकान में ऑफिस के चपरासी की सहायता से रखवा दिए। दूसरे दिन अपने ऑफिस जाकर वीरेंद्र ने ऑफिस का चार्ज ले लिया। अनामिका भी अपने मकान को ठीक से सजाने में लग गई। अनामिका के पड़ोस में रहने वाली 2 दोपहर में अनामिका से मिलने आए और अपना परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि हम आपके सामने रहते हैं। एक ने बताया कि मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच हमसे कहिए। अनामिका ने कहा ठीक है बहन जी। जब सभी औरतें चली गई तो अनामिका ने सोचा कि क्यों ना इस मकान का थोड़ा मुआयना करूं। अनामिका मकान के सामने का पोर्शन देखते हुए बोली। जब वह पीछे के पोर्शन में गई तो उसने देखा कि वहां पर एक मजार है, जो इस मकान के पिछवाड़े की दीवार से सटा हुआ है और उस मजार के ऊपर एक हरे रंग का चादर चढ़ाया हुआ है। जब शाम को वीरेंद्र ऑफिस से घर आया तो अनामिका वीरेंद्र से बोली, इस मकान के पिछवाड़े में दीवार से बहुआ एक मजार है, उस पर हरे रंग का चादर उड़ाया गया है। क्या तुम मकान के पीछे क्या करने गई? कहा हाँ गई थी। दूसरे दिन जब वीरेंद्र अनामिका के साथ मकान के पीछे की साइड गया तो उसने देखा कि मजार पर लोबान जल रहा है। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी वहां पर कोई उसे जलाकर गया था, क्योंकि उसमें से धुआं निकल रहा था। वीरेंद्र ने अनामिका से बोला, जिसने इस मकान को दिलवाया है मैं उससे बात करूंगा। वीरेंद्र घर वापस आकर तैयार होकर ऑफिस चला गया। अनामिका भी अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। जब शाम को वीरेंद्र अपने ऑफिस से लौटा तो अनामिका को याद आया कि मैंने सुबह वीरेंद्र से कोई बात नहीं करी ऑफिस में पूछने के लिए। जब अनामिका ने याद करने की कोशिश करी तो कुछ देर बाद उसे याद आया कि मजार के विषय में पूछना था। अनामिका ने उससे पूछा तो बोली, तुमने उस आदमी से बात करी जिसने इस मकान को हम लोग किराए पर दिलाया था? अरे मैं भूल गया, जब ऑफिस में काम करने लगता हूँ तो मुझे घर की कोई बात याद ही नहीं आती, लेकिन पक्का कल मैं पूछ लूंगा। अनामिका ने सोचा कि मैं ही मोहल्ले की औरतों से पता करती हूँ कि यहाँ पर चक्कर क्या है। जब वीरेंद्र ऑफिस चला गया तो घर का सारा काम करके अपने मकान के सामने जो पड़ोसन रहती थी उनके घर पर उनसे मिलने के लिए गई। अनामिका ने बातचीत के दरमियान अपने पड़ोसन से पूछा, मैं जिस मकान में रहती हूँ उस मकान के पीछे एक मजार है, जो कि घर से ही लगी हुई है। सुबह सुबह को जाकर वहां पर लोबान भी जलाया है और उस पर हरी चादर चढ़ाकर गया है। ये किसी फकीर भाभी के मजर है। क्या क्या आपको पता है? उनकी पड़ोसन ने बताया, इस मकान में जो भी आता है वह ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं टिकता, 1 महीने में छोड़कर चला जाता है। इस मकान के मालिक और उनका परिवार यहाँ से बहुत दूर दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, उन्हीं में से कोई आदमी यहाँ आकर लोबान जलाता होगा, पड़ोसन ने कहा। और इस बात पर तो हमने कोई खास जान दिया भी नहीं। क्या वह आपको कुछ दिखाई पड़ा है क्या? अनामिका ने कहा, अभी तक तो नहीं, मजार मकान से सटा हुआ था इसलिए पूछ रही हूँ। इस मोहल्ले में अनामिका आसपास की महिलाओं के साथ ज्यादा ही घुल मिल गई थी और पड़ोस की महिलाएं भी अनामिका को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। कुछ दिनों के बाद अनामिका की तबीयत बिगड़ने लगी। अनामिका को दिन भर सुस्ती छाई रहती और किसी तरह घर का काम करके वो दिन भर सोई रहती। एक दिन वीरेंद्र ने कहा, अनामिका चलो तो मैं डॉक्टर को दिखा दूं, तुम्हें क्या हुआ है? वीरेंद्र ने ऑफिस से छुट्टी लेकर अनामिका को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर
ने जांच करके बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, आप पापा बनने वाले हैं, अब आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। वीरेंद्र ने कहा ठीक है। हल्द्वानी छोटी जगह होने के कारण सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। वीरेंद्र को एक काम वाली मिल गई थी जिसका नाम था सुमन। रामिका के साथ दिन रात रहती थी और घर का सारा काम कर देती थी। एक रात की बात है, अनामिका को आभास हुआ कि वहां पर कोई उस दीवार से सटकर खड़ा हुआ है जहां पर वह मजार थी। अनामिका कुछ देर तो देखती रही लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया, तो उसने सोचा कि शायद यह मेरा वहम है। अनामिका ने सोचा अभी तक तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इस मकान में रहते हुए 6 महीने में हो चुके हैं। यही सोचते हुए फिर वह सो गई, लेकिन दूसरे दिन फिर से रात में करीब 1 बजे अनामिका को ऐसा लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने जब आंखें खोली तो उसे उसी स्थान पर जहां उसने कल देखा था आज भी वहां पर उसे कोई खड़ा हुआ सा दिखाई दिया। जब सुबह हुई तो अनामिका ने अपने पति वीरेंद्र को बताया कि मैं 2 दिन से रात में करीब 1 बजे किसी आदमी को उस मजार की दीवार से सटे हुए देखती हूँ। वीरेंद्र ने कहा ठीक है, आज की रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। सुमन आज बाहर सोएगी। दूसरे दिन वीरेंद्र अनामिका के साथ रात में अनामिका के कमरे में सोया। जब रात का 1 बज गया तो अनामिका को न कोई आभास हुआ और न ही कोई दिखाई पड़ा। सारी रात इसी तरह बीत गई और सुबह वीरेंद्र ने अनामिका से बोला तुम्हें वहम हुआ होगा, डर की कोई बात नहीं है, वहां कोई नहीं खड़ा। अनामिका सोचने लगी मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। अनामिका ने सोचा अब कल रात में क्या होता है ये देखती हूँ। अगले दिन रात के करीब 1 बजे अनामिका ने देखा वह आदमी अनामिका के पलक के पास खड़ा है और अनामिका को एक तक देख रहा है। अनामिका आंख बंद करके सोने का प्रयास करने लगी और इतने में उसने देखा कि सुमन भी उठकर मच्छर मार रही है, लेकिन उस आदमी को देख नहीं पा रही। अनामिका ने सोचा केवल यह हमें ही दिखाई पड़ रहा है क्या। थोड़ी देर में वह आदमी भी गायब हो जाता है। अनामिका की रात किसी तरह कट जाती है। अगले दिन वो वीरेंद्र से बोलती है मैं अब इस मकान में नहीं रहूंगी। मैंने आज भी उस आदमी को देखा, कुर्ता और शेखदारी पहना हुआ था और बड़ी हुई दाढ़ी थी। वह मेरे पास बिल्कुल सामने खड़ा था और मुझे देख रहा था। इसी तरह एक दिन वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। वीरेंद्र ने कहा हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, अब क्या करूं। आराम का बोली तो मैं क्या करूं, मुझे तो दिख रहा है। नाविन ने कहा अच्छा मैं भी भाभी को देहरादून से बुला लेता हूं, वो तुम्हारे साथ रहेंगी। नहीं वीरेंद्र समझो, मैं बस मकान में नहीं रहूंगी इसी समय, आप हमें इस मकान से ले चलिए, मैं रात में यहाँ नहीं सो पाऊंगी। इतना बोलकर अनामिका रोने लगती है। वीरे भी समझ जाता है कि कुछ तो बात है जो अनामिका को दिख रही है। वीरे ने कहा ठीक है तुम चलने के लिए अटैची तैयार करो, मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आता हूं। और फिर वह ऑफिस चला गया। ऑफिस में उस मकान के बारे में जब उसने पता लगवाया तो उसे पता चला कि वह मजार एक पीर बाबा की है। लोग कहते हैं कि वह कभी कभी रात में दिखाई देते हैं। जिसके उस मकान में जो भी रहने के लिए आता है वह कुछ ही दिनों में उस मकान को खाली करके चढ़ा जाता है। वीरेंद्र ऑफिस से छुट्टी लेकर अनामिका को उसके मायके पहुंचाने के लिए उसी दिन जीप के द्वारा निकल गया। हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी आया 10 किलोमीटर है। हल्द्वानी नैनीताल का एक जिला है। वीरेंद्र अनामिका को पहुंचाकर जब हल्द्वानी वापस आया तो सुमन ने कहा साहब मैं भी अपने घर जाना चाहती हूँ। वीरेंद्र ने कहा सुमन तुम घर का सारा काम करके शाम का खाना बनाकर तक तुम्हारी मालकिन वापस नहीं आती तब तक अपने घर चली आया करो। सुमन ने कहा ठीक है साहब। सुमन दिन भर काम करती और शाम का खाना बनाकर 5 बजे के आसपास घर चली जाती। वीरेंद्र करीब 6-7 बजे अपने ऑफिस से घर आकर नहाकर फ्रेश होता था, फिर आराम से 8 बजे खाना खाता और फिर ड्राइंग रूम में बैठकर अपने ऑफिस का काम देखता और फिर जब नींद आती तो ड्राइंग रूम में ही सो जाता। वीरेंद्र अपने कपड़े और जरूरी सामान लेने के लिए दिन में ही अपने बेडरूम में जाता था। रविवार के दिन वीरेंद्र की ऑफिस की छुट्टी थी। उसने सोचा आज मैं दिन भर घर पर ही रहूंगा और बेडरूम की साफ सफाई कर दूंगा। वीरेंद्र रात में अपने बेडरूम में ही सोया था। जब रात के करीब 1 बजे तो उसे ऐसा लगा कि मजार की दीवार की तरफ से कोई आ रहा है। जब उसने आंख खोलकर देखा तो उसे ऐसा आभास हुआ कि कोई उसके सीने पर बैठकर उसकी आंख को दबा रहा है। वीरेंद्र का दम घुटने लगा और वह घबराकर उठ बैठा और रूम से भागकर ड्राइंग रूम में चला गया। और जब उसने लाइट जलाने की कोशिश करी तो लाइट जली भी नहीं, चारों ओर गुप अंधेरा था और ऐसा लग रहा था कि सभी कमरों में कोई जोर जोर से चल रहा है और तेज तेज आवाज कर रहा है, जैसे वह किसी वस्तु की तलाश में हो। वीरेंद्र चुपचाप पड़े रहने में ही अपनी भलाई समझता है और ड्राइंग रूम के बिस्तर पर अपनी आंखें बंद करके लेटा रहता है। जब उसे होश आता है तो सवेरा हो चुका होता है और वो जो आवाज आ रही थी वह बंद हो चुकी थी। जब उसे थोड़ा साफ दिखाई पड़ने लगा तब जाकर वीरेंद्र बिस्तर से उठा और तब तक सुमन भी काम करने आ गई थी। वीरेंद्र ने कुछ कपड़े अपने अटैची में रखे और सुमन से बोला मैं तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ, अब तुम्हें इस मकान में आने की जरूरत नहीं है, मैं भी इस मकान से जा रहा हूँ। यदि नाश्ता बन गया हो तो नाश्ता दे दो, तुम नाश्ता करके इस घर से चली जाओ, इस मकान को मैं खाली कर रहा हूँ। सुमन ने साहब को नाश्ता कराया और भी नाश्ता करके अपनी पगड़ लेकर उस मकान से निकल गई। वीरेंद्र ने अपनी अटैची ली और ऑफिस के गेस्ट हाउस में रहने के लिए चला गया और कुछ महीनों के बाद
अनामिका को एक सुंदर सी बच्ची पैदा हुई जिसका नाम रखा गया नित्या। कुछ समय के बाद वीरेंद्र को अपने ऑफिस की तरफ से क्वार्टर मिल गया और तब नैनीताल से अनामिका और नित्या को लेकर वह हल्द्वानी में अपने क्वार्टर में आ गई।